हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AR Tutors पॉइंट पर। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे हो और बढ़िया पढ़ाई कर रहे हो आप लोग। तो लास्ट क्लास में हमने करा था अलजेब्रा पार्ट 1। आज हम लेके आए हैं आपके लिए अलजेब्रा पार्ट 2। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था, इसके अंदर आइडेंटिटीज कवर करी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कवर करा था और बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन कवर करा था। आज की क्लास में हम उसके आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। क्या हमने आपको बताया था? एक तो एपीजीपी कवर करेंगे और दूसरा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, सबसे पहले एपीजीपी समझने से पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी, ठीक है, इन दो टॉपिक को समझने से पहले हमें तीन टर्म समझनी पड़ेगी। क्या क्या? सीक्वेंस, प्रोग्रेशन एंड सीरीज। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टर्म्स एंड व्हाट आर दीज टर्म्स? ठीक है, तो इनके बीच बेसिक टर्म्स, बेसिक डिफरेंस हमें देखने हैं और ये टर्म्स क्या होते हैं, है ना, और इनकी यूजेस भी आपको बताएंगे कि समझने के बाद इनमें डिफरेंस जब आपको पता चल जाएगा और कहाँ किसका यूज होता है। ठीक है, चलिए आते हैं, करते हैं। पहला टर्म है आपका सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? ये नंबर का अरेंजमेंट होता है, नंबर का सेट होता है, लेकिन इसमें कोई मैथमेटिकल फार्मूला नहीं लगता, इसमें लॉजिकल रूल लगेगा, है ना। लॉजिकल रूल होगा कि हम नंबर्स को अरेंज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू एनी लॉजिकल रूल, लेकिन उसमें कोई मैथमेटिकल फार्मूला फॉलो हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, अच्छा, सेकेंड बात करते हैं प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन भी वही सेम है, ये भी कलेक्शन ऑफ नंबर्स, सेट ऑफ नंबर्स है, लेकिन इसमें क्या होगा, कोई ना कोई मैथमेटिकल फार्मूला अप्लाई होगा। जो नंबर के सेट होंगे वो किसी मैथमेटिकल फार्मूला के अकॉर्डिंग अरेंज होंगे। मींस कि अगर हमें कोई nth टर्म निकालनी है तो हम वो फार्मूला लगा के उस प्रोग्रेशन का nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन सीक्वेंस के अंदर अगर हमें कोई nth टर्म निकालना हो तो जरूरी नहीं है कि हम कोई मैथमेटिकल फार्मूला लगाएं और उसके अंदर हम nth टर्म उसकी फाइंड आउट करें। ठीक है, तो सीक्वेंस की आइए डेफिनेशन दिखाता हूं आपको। द सेट ऑफ नंबर विच आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू एनी लॉजिकल रूल, है ना। सीक्वेंस के जो नंबर होते हैं वो किसी लॉजिकल रूल के अकॉर्डिंग होंगे और इट नीड नॉट टू बी अ मैथमेटिकल फार्मूला। इसके लिए किसी भी मैथमेटिकल फार्मूला की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे आप ले लीजिए कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स का कलेक्शन ले लीजिए। तो प्राइम नंबर की कलेक्शन, प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 2 से। 2, 3, है ना। नेक्स्ट आपका प्राइम नंबर है 5, 7, इसी तरह से। तो ये जो नंबर्स हैं, इनमें आप देखोगे कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं लग रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये नंबर में गैपिंग 2 2 की है, लेकिन यहाँ पे गैपिंग कितने की होगी? 1 की हो गई। इसी तरह अगला, अगर 7 के बाद आप नंबर लिखना चाहें प्राइम नंबर, 11 हो गया, इनमें 4 की गैपिंग हो गई। 11 के बाद आपका 17, 19, ये सारी चीजें आएंगी। तो यहाँ पे गैपिंग फिक्स नहीं है ना, या फिर किसी कॉन्स्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, कुछ भी ऐसा पैटर्न नहीं बन रहा है। तो ये जो प्राइम नंबर्स हैं ये हमारे क्या हो जाएंगे? सीक्वेंस, क्योंकि ये किसी भी मैथमेटिकल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अरेंज नहीं है। अब आइए प्रोग्रेशन की बात करते हैं। प्रोग्रेशन में देखिए, द सेट ऑफ नंबर्स विच अरेंज अकॉर्डिंग टू एनी स्पेसिफिक मैथमेटिकल फॉर्मूला, मतलब प्रोग्रेशन के अंदर कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हमने नंबर लिखा 2, 4, 6, 8, 10, है ना, इवन नंबर्स लिख दिए। अब इसमें देखिए, अब इसमें हमें पता है कि हर एक टर्म में क्या है? 2 2 का गैप है। अगर इस तरह से कोई हमें 10th, 20th, 30th टर्म निकालना होगा तो इसके लिए हम एक मैथमेटिकल फार्मूला क्रिएट करेंगे और वो टर्म हम क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। बट इस लॉजिक के अकॉर्डिंग, जैसे हमने प्राइम नंबर्स लिखा है, अगर मैं चाहूं कि इसमें 10th नंबर, 15th नंबर या 20th नंबर आपको निकालना हो तो आपको लिखकर देखना पड़ेगा, कोई मैथमेटिकल फार्मूला यूज करके आप इसे फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस दोनों में ये है, सीक्वेंस भी अरेंजमेंट है नंबर का, प्रोग्रेशन भी अरेंजमेंट है नंबर का, लेकिन इसके अंदर मैथमेटिकल फार्मूला नहीं अप्लाई होता है और इसके अंदर मैथमेटिकल फार्मूला क्या होता है? अप्लाई होता है, जिसके बेसिस पे हम उसके nth टर्म को क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि क्लियर हो। अच्छा, नेक्स्ट देखिए सीरीज। सीरीज क्या होता है? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर दैट इज एडेड बाय प्लस साइन। द वर्ड सीरीज is said to represent the sum of numbers but not the sum of itself। ठीक है, चलिए आपको एक्सप्लेन करता हूं इसका मतलब। सबसे पहले लाइन का देखिए, सीक्वेंस क्या है? नंबर्स को ऐड हम करते हैं प्लस साइन के साथ। जो सीक्वेंस के नंबर होते हैं उनको प्लस साइन के साथ आप ऐड कर दीजिए। जैसे यहां पे हमने एग्जांपल लिया है सीक्वेंस में 2, 3, 5, 7, तो इनको अगर हम इस फॉर्म में लिख दें 2 + 3 + 5 + 7 + 11,
तो ये क्या बन गई, ये आपकी बन गई सीरीज, है ना। तो सीक्वेंस के डेटा या सीक्वेंस के नंबर को आप प्लस साइन के साथ ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है, सीरीज बन जाती है। अच्छा, अगली लाइन का मतलब समझते हैं। द वर्ड सीरीज इज सेड टू रिप्रेजेंट द सम ऑफ नंबर्स बट नॉट द सम इटसेल्फ। तो जो सीरीज वर्ड यूज करते हैं वो हम किसके लिए यूज करते हैं, सम ऑफ नंबर्स के लिए, मतलब सीक्वेंस के जो नंबर हैं उनके सम के लिए यूज करते हैं, ठीक है, बट नॉट द सम इटसेल्फ। अब इसका मतलब समझिए, इसके लिए एक फ्रेज आता है वर्ड, वी यूज द फ्रेज सम ऑफ ए सीरीज। हम यूज करते हैं ये वर्ड सम ऑफ सीरीज, लेकिन वहां सीरीज का सम नहीं होता, वहां किसका सम होता है, सीक्वेंस के नंबर का सम होता है ना। समझिए इस बात को, यहां पे लिखा है सम ऑफ सीरीज, सम ऑफ सीरीज, तो सम ऑफ सीरीज से क्या सेंस क्या निकल रहा है, सीरीज का सम, लेकिन इट इज नॉट द सम ऑफ सीरीज। हमने कहा ना, नॉट द सम ऑफ इटसेल्फ, ये खुद का सम नहीं है, ये क्या है, उन नंबर्स का सम है जो सीक्वेंस में अरेंज्ड हैं। क्लियर हुआ। तो हम बोलते तो हैं सम ऑफ सीरीज, बट ये सीरीज का सम नहीं होता, ये इटसेल्फ खुद का सम नहीं होता, ये किनका सम होता है, सम ऑफ नंबर्स। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो हम यूज करते हैं वर्ड सम ऑफ सीरीज, इसका मतलब ये होता है, ना कि ये, ठीक है, नॉट है तो ये चलेगा, ठीक है, ध्यान रखिए। तो सम ऑफ इटसेल्फ नहीं होता है, बल्कि सम ऑफ क्या होता है, नंबर होता है ना। तो हमने तीन चीजें अभी देखी, क्या क्या, एक तो आपने देखा सीक्वेंस क्या होता है, तो सीक्वेंस भी डेटा का अरेंजमेंट है या नंबर्स का अरेंजमेंट है, लेकिन इसके अंदर लॉजिकल रूल के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट है, कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं लगता। प्रोग्रेशन के अंदर क्या है, ये भी अरेंजमेंट है, या फिर कह सकते हैं हम कि डेटा का अरेंजमेंट है, और जिसमें क्या अप्लाई होता है, कोई ना कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला अप्लाई होता है, जिसकी हेल्प से हम इसके क्या कर सकते हैं, nth टर्म भी निकाल सकते हैं, या आगे के टर्म भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। सीरीज हमारा हो गया, जो सीक्वेंस के आपके डेटा हैं उनको एडिशन प्लस साइन के साथ अगर आप लिख दें या उनको ऐड ऑन कर दें तो वो क्या बन जाती है, सीरीज बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ सीरीज। लेकिन सम ऑफ सीरीज का मतलब नॉट द सम इटसेल्फ, इसका मतलब होता है सम ऑफ द नंबर्स। क्लियर, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा था, तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ आई हो। अब आगे इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए पॉज करके, और नेक्स्ट फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहां पे प्रोग्रेशन वर्ड यूज है। अभी आपको पता चला कि प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई मैथमेटिकल अरेंजमेंट होता है नंबर्स का, जिसके अंदर कोई मैथमेटिकल फार्मूला अप्लाई होता है। तो अब आएंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है ना। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ये सीक्वेंस इज ए सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज सेम। मतलब डेटा का अरेंजमेंट इस तरीके से है, पहली बात तो प्रोग्रेशन वर्ड यूज, इसका मतलब मैथमेटिकल फार्मूला अप्लाई हो सकता है। अब दूसरी बात, डेटा का अरेंजमेंट इस तरीके से है कि किसी भी दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे एक एग्जांपल हमने ले लिया 2 4 6 8, है ना, 10 डॉट डॉट डॉट। अब समझिए, इसमें देखिए 2 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना है, 2, 4 और 6 के बीच का डिफरेंस कितना है, 2, 6 और 8 के बीच का डिफरेंस कितना है, 2, 8 और 10 के बीच का डिफरेंस कितना है, 2। तो ये क्या है, जो डिफरेंस है वो कैसा चीज है, वो कांस्टेंट है। डिफरेंस हमारा क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है। तो एपी क्या होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, जो एक तरह की सीक्वेंस होती है जिसके अंदर किसी भी दो टर्म का डिफरेंस हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। क्लियर है। आइए अब इसके अंदर हम क्या क्या बात करने वाले हैं, इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे इसके जनरल टर्म की, है ना, जनरल टर्म। जनरल टर्म, अब क्या होती है जनरल टर्म वो समझिए। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई भी एपी आपको गिवन है, उसके टर्म्स हैं A1 A2 A3 A4, है ना, इस तरह से। तो A1 को हम क्या लिखते हैं, A1 को फर्स्ट टर्म को A लेट कर लीजिए, ठीक है। A2 हमने कहा कि नेक्स्ट टर्म, इन दोनों के बीच कोई कांस्टेंट डिफरेंस होता है, उस कांस्टेंट डिफरेंस को हमने D बोल दिया। तो अगर पहले टर्म को आपने A लेट किया है तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, A प्लस D, है ना। अच्छा, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, अब D का एडिशन होगा, पहला टर्म A, D ऐड करके A प्लस D, फिर D ऐड करिएगा A प्लस 2D, A प्लस 2D, है ना, इस तरह से। अब समझिए इसको आप क्या लिख सकते हैं,
ध्यान से देखिए, पहले इसको मैं लिख के दिखाता हूं। a प्लस, है ना, d है, d को हम लिख सकते हैं 2 माइनस 1d, क्योंकि 2 माइनस 1 1 हो जाएगा और 1d आ जाएगा। 2d को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3 माइनस 1d। इसी तरह 1d को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 1 माइनस 1d। ध्यान से देखिए, 1 माइनस 1 0, तो d का टर्म चला गया, 2 माइनस 1d d आ जाएगा, 3 माइनस 1d 2d आ जाएगा। तो इन जनरल फॉर्म अगर nth टर्म लिखना चाहें आप तो कैसे लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1d, ये होता है nth टर्म का फार्मूला, या फिर इसको हम बोलते हैं जनरल टर्म ऑफ एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म। अब ध्यान समझिए, देखिए फर्स्ट टर्म था तो 1 माइनस 1d, सेकेंड टर्म है 2 माइनस 1d, थर्ड टर्म है 3 माइनस 1d, इसी तरीके से n टर्म है तो n माइनस 1d। तो हमारा जो जनरल फॉर्म आ गया an बराबर a प्लस n माइनस 1d। तो इसका मतलब अगर आपको कोई भी nth टर्म फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको फर्स्ट टर्म की रिक्वायरमेंट है, कॉमन डिफरेंस की रिक्वायरमेंट है, और जैसे आप मान लीजिए 10 टर्म फाइंड करना है ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10th टर्म, तो n की वैल्यू 10th रखिए, a की वैल्यू रखिए, d की वैल्यू पुट करिए, तो आपको मिल जाएगा a10 की वैल्यू, मतलब 10th टर्म की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अच्छा जैसे ये फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 2, सेकंड टर्म की वैल्यू कितनी है 4, थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी है 6, फोर्थ टर्म की वैल्यू कितनी है 8। तो ये फोर्थ टर्म की वैल्यू 8 है, मतलब यहाँ n बराबर 4 है और an बराबर कितना है 8। तो दोनों में डिफरेंस समझिएगा, n का मतलब विच टर्म और an का मतलब उस टर्म की वैल्यू। तो n बराबर 4 है बट an बराबर 8, तो फोर्थ टर्म है लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है 8 है। क्लियर है, तो ये होता है एपी का जनरल फॉर्मूला, है ना, जनरल फॉर्म, जनरल टर्म कह सकते हैं, सॉरी, जनरल टर्म ऑफ एपी। तो एपी के जनरल टर्म का फॉर्मूला ये रहा। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आया हो, एक बारी नोट करिए इसको, फिर इसके सम का फार्मूला और देखते हैं और उसके बाद फिर आगे चलेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पॉज करके। चलिए आगे मैं आपको बताता हूं सम ऑफ एपी, सम ऑफ एपी। वैसे तो डेरिवेशन है इसका कि सम ऑफ एपी कैसे हम निकालते हैं, लॉजिकल मेथड, बट अभी मैं आपको थोड़ा डायरेक्ट फार्मूला कराऊंगा। मैथ्स में आप डिटेल से पढ़ेंगे, जिनके पास मैथ्स होगी वो 10th में पढ़ाया गया होगा या आगे डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। बट बायो वाले बच्चों के लिए इतना ही फिजिक्स में रिक्वायरमेंट है कि फार्मूला क्या होता है और कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आइए अब देखिए सम ऑफ एपी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ए हमारा क्या नोटेशन होता है, फर्स्ट टर्म, डी हमारा होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अच्छा एन हमारा होता है वैल्यू ऑफ एन टर्म, वैल्यू ऑफ एनथ टर्म, एन क्या होता है हमारा एनथ टर्म, है ना। अच्छा अब ये देखिए, अब यहां से अगर हम सम का फार्मूला करें तो सम के दो फार्मूले होते हैं, एक होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, एन बाई टू ए प्लस ए एन, ठीक है। दूसरा फार्मूला होता है एस एन बराबर एन बाई टू, अब ए ठीक है, ए एन की जगह आप रख दीजिए जो पीछे अभी आपने पढ़ा है ना, जनरल टर्म आपने पढ़ा ना, ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। अब इसको अरेंज करेंगे थोड़ा, तो एस एन बराबर कितना हो जाएगा एन बाई टू ए टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो एक ये सम का फार्मूला हो गया आपका और एक ये फार्मूला हो गया एपी के सम का। ये कब यूज करेंगे, जब हमें nth टर्म और ए की वैल्यू पता हो, ये जब कॉमन डिफरेंस और हमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू पता हो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन रहेगी उसके अकॉर्डिंग हम ये फार्मूलाज यूज करेंगे। ठीक है, तो सम के फार्मूले ये आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, ये दोनों एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन और दिस वन। ठीक है, इसे एक बारी नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इस पर एक क्वेश्चन हम देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आया हो, क्वेश्चन के थ्रू और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। आइए देखते हैं जरा, ये आपके पास क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है फाइंड द सम ऑफ गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। ये आपको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है, इसका सम फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं जरा, ये है 4 8 12 डॉट 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 64। फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 4 है, कॉमन डिफरेंस कितना होता है बच्चों, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, है ना, 8 माइनस 4। कॉमन डिफरेंस हमेशा याद रखिएगा
नेक्स्ट टर्म में से आपको प्रीवियस टर्म माइनस करना है, ठीक है, वरना साइन का कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर फर्स्ट टर्म में से आपने नेक्स्ट टर्म माइनस कर दिया तो साइन में दिक्कत आ जाएगी। तो हमेशा नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म आपको माइनस करना होगा। जैसे यहाँ पे 8 - 4 लिया, आप 12 - 8 भी ले सकते हो, ठीक है। तो 8 - 4 कितना आ गया? 4। ओके, आपसे कहा गया है सम, मतलब आपको SN निकालना है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज है आपके पास AN, लास्ट टर्म भी इसमें मेंशन है 64, ठीक है। तो अब हमें सम का फार्मूला हम AN वाला लगा सकते हैं, लेकिन अभी हमें N नहीं पता है ना। जैसे सम का फार्मूला आप अप्लाई करिए, SN बराबर कितना हो जाएगा? SN बराबर हो जाएगा N/2 A प्लस AN। देखिए, आपको A भी पता है, AN भी पता है, बट आपको N नहीं पता। तो पहले हम N फाइंड करेंगे, और N फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? जनरल टर्म वाला फार्मूला लगाएंगे। AN इज इक्वल टू A प्लस N-1D। पुट करेंगे AN की जगह 64, A की जगह 4 प्लस N-1 और D की जगह कितना आ जाएगा? 4 यहाँ के माइनस हो जाएगा, 60 बराबर N-1 इंटू 4। N-1 के साथ 4 मल्टीप्लाई यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। अब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 टाइम्स, क्योंकि 15 4 जा कितना होता है? 60 बराबर N-1। अब -1 यहाँ पे n के साथ माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा? -1 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 16। अब इस n की वैल्यू यहाँ पे यूज करेंगे। a और an हमें ऑलरेडी पता है, और रख के क्या आ जाएगा आपका? सम ऑफ जीपी, सॉरी सम ऑफ एपी। अब देखिए, तो SN इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16/2। a की वैल्यू हमारी है 4, an हमारा है 64। 2 से डिवाइड करेंगे 8, SN इज इक्वल टू 8 इंटू ये हो जाएगा 68, है ना। 64 प्लस 4 68। अब मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 8 8 जा 64, 6 8 6 जा 48, 48 एंड 6 54। तो आंसर इज 544, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया 544। ठीक है, तो ये SN का आंसर आ गया। अब इसे आपको आई होप की समझ आ गया हो। तो एक बारी, अच्छा आपसे तो सॉल्व करवाया नहीं मैंने, कोई नहीं, इसको देख लीजिए, एक बारी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बारी खुद से करके भी दोबारा देखिएगा। और कुछ क्वेश्चन में PDF के साथ आपको अटैच कर दूंगा, वहां से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नोट करिए, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपका आ गया है टॉपिक जीपी, है ना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जीपी। व्हाट इज द जीपी? अब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आ गया, है ना। 10th में आपने खैर एपी पढ़ा भी होगा, लेकिन जीपी आपको 11th के मैथ्स में मिलेगा। बाकी जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं है उनके लिए इंपॉर्टेंट है ही, है ना। तो जीपी समझते हैं, जीपी क्या होता है। ये भी एक तरह के प्रोग्रेशन होते हैं। जैसे एपी में क्या था, कौन सा मैथमेटिकल रूल लग रहा था या फिर क्या लॉजिक लग रहा था कि दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। जीपी में क्या होगा? जीपी में देखिए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस है जिसमें एलिमेंट, एनी एलिमेंट आफ्टर द फर्स्ट is obtained by multiplying the preceding element by a constant। तो यहां भी कांस्टेंट का सीन है, लेकिन नेक्स्ट टर्म आपको कैसे मिलेगा? जो प्रीवियस टर्म है उसमें कुछ कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या मिल जाएगा? नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं, 2 4 8 16 32। अब ध्यान से देखिए, 2 से 4 तक जाने के लिए आपने कितने से मल्टीप्लाई किया? 2 से। 4 से 8 तक जाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया। 8 से 16 तक जाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया। 16 से 32 तक जाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया। और इस कांस्टेंट नंबर जिसका मल्टीप्लाई करने के बाद आपको नेक्स्ट टर्म मिलती जा रही है, इसको हम बोलते हैं कॉमन रेशियो। जैसे वहां कॉमन डिफरेंस था, यहां पे क्या हो जाता है? कॉमन रेशियो। दिस इज कॉल्ड द कॉमन रेशियो। तो इसके अंदर ये चीज है हमारी कॉमन रेशियो, है ना। अब देखिए जरा, कॉमन रेशियो आ गया। तो अब इसके अगर जनरल टर्म की हम बात करें, जनरल टर्म समझिएगा, जनरल टर्म जैसे मान लीजिए फर्स्ट टर्म हमने मान लिया इसके A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN, ठीक है। तो जनरल टर्म कैसे निकलेगा? A1 बराबर फर्स्ट टर्म तो आपका A हो गया। अच्छा, नेक्स्ट टर्म कैसे आएगा? फर्स्ट टर्म में कुछ मल्टीप्लाई करिएगा और वो कॉमन रेशियो को हम लेट कर लेते हैं R, है ना। तो हो गया AR। अच्छा, थर्ड टर्म कैसे आपका आ जाएगा? पहले आपने R का मल्टीप्लाई किया फिर R का करा, तो R का 2 बारी मल्टीप्लाई होगा। अगर फर्स्ट टर्म के कंपेयर में देखें, देखिए
यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आपने आर का मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ तक जाने के लिए आपका आर का मल्टीप्लाई किया। तो अगर इसके कंपैरिजन में देखें तो कितनी बारी आर का मल्टीप्लाई हो गया, 2 बारी, और आर इंटू आर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर। इसी तरह हमें निकालना होगा ए एन। चलिए इसको जरा देखिए क्या लिख सकते हैं, ए आर सेकेंड टर्म है ना, तो आर की पावर 2 - 1 लिख दीजिए। ये देखिए ए आर स्क्वायर ऑलरेडी है, तो स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 3 - 1। बेसिकली मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूं, अगर थर्ड टर्म है तो आर की पावर 3 - 1, सेकेंड टर्म है 2 - 1, और अगर फर्स्ट टर्म है तो 1 - 1, और 1 - 1 0, आर की पावर 0 का मतलब 1, आपका आ जाएगा ए। तो इसी तरह से इसी फॉर्मेशन से अगर nth टर्म लिखिएगा तो क्या आ जाएगा, ए आर की पावर n - 1। तो फाइनल अगर जनरल टर्म हम देखें तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा, ए आर टू द पावर n - 1, है ना। अब देखिए इसको ध्यान से, यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपने सॉल्व कर लिया, सेकंड टर्म है ना, पैटर्न हमने बनाया, सेकंड टर्म निकालना था 2 - 1, थर्ड टर्म निकालना था 3 - 1, nth टर्म निकालना था n - 1। तो इस तरह से हमारा जनरल टर्म क्या आ गया, ए एन बराबर ए आर टू द पावर n - 1। क्लियर है, उम्मीद करता हूं क्लियर होगा। ठीक है, एक बारी नोट करिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद फिर आगे इसमें देखते हैं सम के फॉर्मूलेज क्या होते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट देखिए सम का फॉर्मूला, सम ऑफ जीपी। अच्छा, सम ऑफ जीपी ना दो टाइप से, दो तरह की होता है, मतलब एक फाइनाइट टर्म, एक होता है आपका फाइनाइट टर्म, और दूसरा होता है इनफाइनाइट टर्म, है ना। तो फाइनाइट टर्म का सम क्या होता है और इनफाइनाइट टर्म का सम क्या होता है, दोनों देखते हैं। लेकिन दोनों में एक एक कंडीशन होती है। जैसे मान लीजिए इफ r इज लेस देन 1, है ना, r 1 से छोटा है, तो फाइनाइट टर्म का सम कितना होगा, फार्मूला एस एन इज इक्वल टू ए, r से छोटा है ना, तो 1 माइनस आर टू द पावर n, 1 माइनस आर। अगर r 1 से छोटा है तो 1 माइनस आर होगा, अगर r बड़ा होता तो r माइनस 1 होता। जैसे सेकंड केस, इफ r इज ग्रेटर देन 1, तो सम कितना हो जाएगा, a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। ठीक है, ये हो गया। अब ये हो गया हमारे सम के जब फाइनाइट टर्म्स हो। फाइनाइट टर्म्स का मतलब 10, 20, 50, 100, है ना, टर्म्स की टर्म काउंटेबल हो, फाइनाइट टर्म्स हो। लेकिन अगर जीपी में इनफाइनाइट टर्म हो, उसमें भी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन आपकी है अगर r की वैल्यू 1 से छोटी हो, है ना, इफ r इज लेस देन 1, मतलब जो आपका कॉमन रेशियो है वो 1 से छोटा हो, तो इनफाइनाइट टर्म का सम क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू ए अपॉन में 1 माइनस आर। ठीक है, लेकिन अगर आपका कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है, अगर आपका कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है, आप सोचिए कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है, 1.1, 2 टाइम्स, है ना, 3 टाइम्स, तो जो आगे वाले टर्म्स होंगे वो प्रीवियस के क्या होते जाएंगे, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, इस तरह से इनफाइनाइट तक जाना है ना। जैसे 2 से स्टार्ट करो तो 3 टाइम्स मान लो, कॉमन रेशियो 3 है, तो 2 की पावर 2 3 जा हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट टर्म हो जाएगा, कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 जा, है ना। उसके बाद अगला टर्म क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, है ना, 18 3 जा, इस तरह से बढ़ते बढ़ते चला जाएगा और कहाँ तक ऐड होगा, इनफाइनाइट तक। तो आप सोचिए अगर कॉमन रेशियो 1 से बड़ा हुआ और इनफाइनाइट टर्म्स हुए तो सबका सम होगा तो कितना आएगा, इनफाइनाइट ही आएगा, है ना। तो एस एन बराबर हो जाएगा इनफाइनाइट। तो याद रखिएगा इसका कोई फार्मूला नहीं होता, अगर जीपी के अंदर कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है तो सम का टर्म कितना होगा, सारे टर्म्स का सम अगर निकालोगे तो इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, ये कॉमन सेंस वाली बात है। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, लेस देन 1 तो ए अपॉन में 1 माइनस आर, और आर की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। जनरली हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये फार्मूला हमें याद रहता है इनफाइनाइट टर्म का सम, बस ये चीज़ हमारे दिमाग में नहीं रहती है। नोट कर लीजिए इसे, आई होप कि समझ आ गया हो आपको। फिर इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, ये नंबर्स हैं आपके 1 2 4 8 डॉट 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 256। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हमें निकालना है, क्या निकालना है आपको, क्वेश्चन में दिया गया है सम निकालना है। तो पहले इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म कितना हो गया 1, है ना, कॉमन रेशियो कितना हो गया, कॉमन रेशियो सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म दैट इज 2। ए एन की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 256। ठीक है, अब सॉल्व करिए।
अब हमें सम निकालना है, सम का फार्मूला लगाइए। एस एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ए। अच्छा, पहली बात तो ये फिक्स टर्म है, इनफाइनाइट नहीं है ना। और दूसरी चीज कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है, तो क्या होगा आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1। वैल्यू पुट कर दीजिए, ए की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 2, 2 टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस 1 दैट इज 1, है ना। तो डिनोमिनेटर में 1 है, कोई मतलब नहीं, यहाँ 1 का मल्टीप्लिकेशन ये भी कोई मतलब नहीं, तो फाइनल हमारा क्या बचा 2 की पावर एन माइनस 1। अब हमें पहले अगर फाइनल टोटल सम निकालना है तो हमें किसकी नीड पड़ेगी, एन की नीड पड़ेगी। अच्छा, अब एन की नीड पड़ेगी तो एन कैसे निकलेगा, तो जब भी हम सम निकाल रहे हैं और वहाँ पे एन हमें चाहिए तो हम क्या यूज करते हैं, जनरल टर्म का फार्मूला यूज करते हैं। जैसे जनरल टर्म आपने पढ़ा है, क्या होता है ए एन इज इक्वल टू ए आर टू द पावर एन माइनस 1। यहाँ पे वैल्यू रखिए, ए एन की वैल्यू कितनी है 256 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 टू द पावर एन माइनस 1। तो 256, 1 का मल्टीप्लिकेशन कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और 2 की पावर एन माइनस 1 कैन बी रिटन एज 2 की पावर एन 2 की पावर माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अच्छा ये लिख सकते हैं कैसे, क्योंकि बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगी तो वापस से ये वाली चीज बन सकती है ना। अगर ऐसे समझ नहीं आया हो तो ऐसे देख सकते हैं, बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगी, वापस से ये वाली चीज बन जाएगी। इसके साथ मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, 256 अपॉन में 2 की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर एन। पावर जब निगेटिव होती है नीचे तो न्यूमरेटर में जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो ऊपर जाएगा 256 इंटू 2 2 टू द पावर एन, और 256 इंटू 2 कितना होता है 512 इज इक्वल टू 2 टू द पावर एन। अब यहाँ पे लाके पुट करिए, 2 टू द पावर एन माइनस 1 है ना, तो एस एन बराबर कितना हो जाएगा 2 की पावर एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 512 माइनस 1, एस एन हो गया आपका 511, है ना 511। तो ये आपका आ गया सम। तो इस तरह से हमने जीपी का सम निकाला, है ना। आपने करा हो तो आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं, और एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये भी फाइंड द सम ऑफ जीपी है, लेकिन यहाँ पे टर्म्स जो हमारी देखिए अप टू इन्फिनिटी टर्म, तो इनफाइनाइट टर्म आ गया। अब इनफाइनाइट टर्म में हमें देखना पड़ेगा, अब पहले चेक करिए कि इनफाइनाइट टर्म में जो कॉमन रेशियो है वो 1 से छोटा है या 1 से बड़ा। अगर 1 से बड़ा हुआ तो डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा इनफाइनाइट, लेकिन अगर 1 से छोटा हुआ वी हैव टू यूज द फार्मूला। चले इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है 1, कॉमन रेशियो मतलब सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, 1/2 डिवाइड बाई 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/2। फार्मूला लगाते हैं। अब क्योंकि कॉमन रेशियो क्या है लेस देन 1, तो फार्मूला लगेगा एस एन का a अपॉन में 1 माइनस आर। वैल्यू पुट करिए, a की जगह 1, 1 माइनस आर की जगह हाफ, 1 माइनस हाफ कितना हो जाएगा बेटा हाफ, ठीक है। अच्छा ये चीज आपको मैं एक बार सिखा देता हूँ, अगर इस तरह से हो a बाई बी होल डिनोमिनेटर c बाई डी, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, नीचे वाला सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होता है और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, तो क्या बन जाता है ए डी अपॉन में बी सी। अब यहाँ पे देखिए ये 1 है, ऊपर वाले 1 को 1/1 लिखा जा सकता है, मेन डिनोमिनेटर 1/2, ये चीज यहाँ जाएगी, ये चीज यहाँ आ जाएगी, तो 2 अपॉन में 1 दैट इज 2। तो मतलब इस जीपी का सम कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया हो, अगर आपने पॉज करके करा हो तो मिला लीजिए, है ना आंसर्स। चलिए अब इसके आगे देखेंगे। अगली चीज क्या है, अगला कॉन्सेप्ट है ना, नोट कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा आप में से कुछ लोग होंगे जो मैथ्स के क्वेश्चन करते टाइम भाई गाना भी सुनते होंगे ईयरफोन लगा के, ठीक है। ऐसा लगता होगा हाँ मैथ्स के क्वेश्चन बढ़िया सॉल्व हो रहे हैं, गाने भी चल रहे हैं, कुछ नहीं होता, दिमाग में कुछ नहीं जाता, ये सब आदत छोड़ देना कर रहे हो तो। क्लास के अंदर भी कुछ बच्चे कर रहे होते हैं, कुछ नहीं जाता, बाद में पता चलता है एग्जाम के टाइम अच्छा वो गाना याद आ रहा है, क्वेश्चन का फार्मूला और क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट था वो भूल गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, मैथ्स के साथ ही ज़्यादा करते हैं, क्वेश्चन मिल जाता होमवर्क में, बस क्वेश्चन सॉल्व करते करते गाना सुन रहे हैं, गाना बढ़िया चल रहा है, क्वेश्चन भी चल रहा है, गाना ही जाता है दिमाग में, क्वेश्चन नहीं जाता। चलिए सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, तो एन नेचुरल नंबर्स देखिए कहाँ से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर हमारी स्टार्ट होते हैं 1 से, ठीक है। तो 1 + 2 + 3 + ... +n, एन नेचुरल नंबर हमने ले लिया। अब n की जगह यहाँ 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, वो अकॉर्डिंग टू फार्मूला आप पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका सम का फार्मूला क्या होगा, एस एन बराबर ये होता है n n + 1/2, ठीक है।
तो अगर n नेचुरल नंबर का सम है तो n n+1/2, यहाँ पे n की वैल्यू रखिएगा जितने भी आपके टर्म्स के सम निकालने होंगे, बट नेचुरल नंबर बोला है तो स्टार्ट हमेशा 1 से होगा। अगला है n स्क्वायर्ड नेचुरल नंबर, मतलब 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर। तो यहाँ पे सम कितना हो जाएगा Sn बराबर n n+1 2n+1 अपॉन में 6। ये होता है तब जब सारे नंबर का, सारे नेचुरल नंबर का क्या हो, स्क्वायर्ड हो, ठीक है। अगला है आपका फर्स्ट n क्यूब नेचुरल नंबर, मतलब हर एक नंबर का क्या है, क्यूब है यहाँ पे, 2 की पावर 3 3 की पावर 3 डॉट 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 n की पावर 3, है ना। तो यहाँ पे सारे नंबर का क्यूब है, तो इसके सम का फार्मूला क्या हो जाएगा, जो पहला फार्मूला है वो सेम होगा, बस होल पावर अपॉन में 2, होल पावर आ जाएगी 2, है ना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर कितनी हो जाएगी 2। तो यहाँ पे बेसिकली आप ये फर्स्ट याद हो गया आपको नेचुरल नंबर, उसी के अकॉर्डिंग थर्ड याद हो जाएगा, क्योंकि जो भी वैल्यूज है उस पूरे का होल स्क्वायर कर दीजिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का, और इसमें स्क्वायर्ड वाले में n+1 2n+1/6 हो जाएगा इसलिए याद। अब इनका यूज कहाँ आता है, इनका यूज सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करने में भी आता है, और आगे भी बहुत सारी जगहों पे डायरेक्ट इनका यूज आ जाता है। जैसे आपको कभी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, मान लीजिए मैथ्स में, अब वहाँ पे आ गया आपका कॉमन वगैरह लेने के बाद आ गया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इस तरह से आप देख रहे हैं 30 स्क्वायर तक बन रहा है या कुछ भी, है ना। तो वहाँ पे ये फार्मूला यूज आपका इजिली आ जाता है और क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाते हैं, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और सारी चीज़ें तैयार कर लीजिए, बिल्कुल फार्मूला नोट्स, है ना, हर चीज़। अगले देखिए लास्ट कॉन्सेप्ट, आज की क्लास का लास्ट कॉन्सेप्ट है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। क्या होता है, ये एक छोटी सी बात है, इसका मैक्सिमम यूज होता है सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करने में, या फिर बहुत जगह ऐसे यूज में आ जाते हैं ये जहाँ पे हमारा काम आसान कर देते हैं। और होते क्या है, इनकी कंडीशन देखिए, ये बस एक छोटा सा रूल है। अगर मान लीजिए इफ a/b इज इक्वल टू गिवन आपको c/d, तो अगर आपने अप्लाई किया कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, तो क्या हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर है ऊपर ऐड हो जाएगा a+b और साइन चेंज करके नीचे आ जाएगा a-b, सेम c+d अपॉन में c-d, ठीक है। अगर आपको ये चीज गिवन है तो हम ये कर सकते हैं, उस रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर इस तरह से आपको गिवन है, ये आप अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके यूज से अगर क्वेश्चन नहीं होता, कभी कभी इनके यूज से क्वेश्चन इजीली आगे सॉल्व हो जाता है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और ये तैयार कर लीजिएगा बिल्कुल। अच्छा, ये जो चीज़ें मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, ये पूरे PDF का आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। और अच्छे से सारी चीज़ें तैयार कर लीजिए बिल्कुल। अलजबरा के दोनों पार्ट खत्म हो चुके हैं, अलजबरा हमने 2 पार्ट में आपको कराया, पहले वाले लेक्चर में कराया था, आज ये दूसरा लेक्चर था, तो अलजबरा के टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री। ज्योमेट्री भी कोशिश करेंगे 1 से 2 लेक्चर जितने भी पॉसिबल हो, कम से कम लेक्चर्स में हम ट्राई करेंगे ख़त्म कर दें। बस इनके साथ हम क्वेश्चंस भी अटैच करेंगे, तो क्वेश्चंस भी आप ट्राई करिएगा और सेल्फ प्रैक्टिस करिए और इनको रिवाइज करके बिल्कुल रख लीजिए माइंड में, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।